गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर बी, सेकंड ए और बी पार्ट हैं दो, तो बी पार्ट का ये अफ्रीका तथा एशिया में साम्राज्यवाद, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नवीन साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? यूरोप में साम्राज्यवादिता की भावना मध्य युग के अंत तक विकसित हो चुकी थी और इसी भावना से इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल आदि जो देश थे, उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की। साम्राज्यवाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से की है। वास्तव में साम्राज्यवाद पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होने वाली अवस्था है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ था। वह इसी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अनेक देशों में साम्राज्यवादिता का सहारा लिया। तत्कालीन साम्राज्यवादिता अथवा उपनिवेशवाद के पीछे प्रत्येक देश का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो वाणिज्य होता है, किंतु 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र व्यापार की नीति का जन्म हुआ। इसलिए वाणिज्य पर आधारित उपनिवेशवाद का पतन होने लगा, क्योंकि वाणिज्य के अतिरिक्त उपनिवेशों से किसी देश का कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार 1820 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक यूरोप में औपनिवेशिक उदासीनता का युग माना जाता है। यूरोप में 1870 ईस्वी के बाद उपनिवेशवाद पुनः शक्तिशाली होने लगा, जिसे नवीन साम्राज्यवाद कहा गया है। यह साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद से भिन्न था, क्योंकि इसमें उपनिवेशों पर मात्र व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक अधिकार करना ही नहीं था, अपितु राजनीतिक अधिकार भी स्थापित करने थे। इस समय अनेकों राजनीतिज्ञों और नेताओं ने उपनिवेशवाद के महत्व पर जोर दिया था। अपने अपने देशों को अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने की अपील की थी। प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन। उन्होंने 1870 में कहा था कि इंग्लैंड को अतिशीघ्र नवीन उपनिवेशों की स्थापना करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के विचार फ्रांस के जूल्स फेरी ने भी व्यक्त किए थे। इस प्रकार नवीन साम्राज्यवाद की जो भावना के कारण यूरोप के देशों में उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। अफ्रीका भी यूरोप के देशों की इस नीति से नहीं बचा। अब ये साम्राज्यवाद की बात हो गई। अब हम नवीन साम्राज्यवाद के जो विकास हुआ उसके क्या कारण रहे, उस विषय में चर्चा करेंगे। 1870 ईस्वी के बाद यूरोप में जिस साम्राज्यवादी भावना का जन्म हुआ उसे नवीन साम्राज्यवाद कहा जाता है। यह भावना इतनी प्रबल थी कि इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का दायित्व, फ्रांस ने सभ्यता के विस्तार का कार्य और इटली ने पुनीत कर्तव्य मानते हुए इस नीति का पालन की घोषणा की।
यानी 1820 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच औपनिवेशिक उदासीनता रहने के बाद में अचानक ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हुए जिनसे इस नीति का जन्म हुआ। ऐसे कारणों पर विचार करना अति आवश्यक है जो निम्नलिखित माने जाते हैं। नंबर 1 है आर्थिक कारण। नवीन साम्राज्यवाद के विकास में आर्थिक कारणों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इतिहासकार डेविड थॉमसन ने लिखा है कि यह सत्य है कि प्रत्येक देश द्वारा अन्य स्थानों में धन निवेश जो कि सुरक्षित था तथा जिसका परिणाम आकर्षक भी था, उसकी नीति ने 19वीं शताब्दी के अंत में अधिक से अधिक उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में उत्पादन खपत की तुलना में बहुत अधिक हो गया था, इसलिए उस माल को बेचने के लिए उन्हें नए बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसलिए यह देश उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होने लगे। इन उपनिवेशों से इन्हें दोहरा लाभ होता था। मशीनों से निर्मित जो माल था इन उपनिवेशों में बिकता था और माल तैयार करने के लिए कच्चा माल भी ये उपनिवेश ही उपलब्ध करवाते थे। इन उपनिवेशों में पूंजी लगाने पर यूरोप के राज्यों की तुलना में बहुत अधिक लाभ होता था। इसी कारण व्यापारी और बैंकर भी अपने देश की सरकारों पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए दबाव डाल रहे थे। आवागमन के सुरक्षित साधन उपलब्ध होने से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सरल हो गया। दो स्थानों के मध्य संपर्क करना भी अब कठिन नहीं था। इसलिए उपनिवेशवाद को व्यापारी भी, जो वहाँ के उपनिवेशवादी विचारक थे वो भी, सभी का ये मानना था कि उपनिवेश बढ़ाए जाएं। नंबर 2 धार्मिक कारण। उपनिवेशों की स्थापना करने में धार्मिक जो कारण थे उन्होंने भी बहुत मदद की थी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने विभिन्न देशों और स्थानों की यात्रा की और उपनिवेशों को स्थापित किए जाने का एक मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग बनाया उन्होंने। इन प्रचारकों में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन को लंदन मिशनरी सोसाइटी के द्वारा अफ्रीका में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था, किंतु उसने स्वयं को अफ्रीका में वाणिज्य और धर्म, ईसाई जो धर्म था उसका मार्ग बनाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया। लिविंगस्टोन लगभग 20 साल तक अफ्रीका में रहा और लगभग 1873 ईस्वी में उसने इंग्लैंड संदेश भेजा कि अफ्रीका उसके व्यापार और ईसाई धर्म के लिए सही जगह है, सही स्थान है। डॉक्टर लिविंगस्टोन के समान ही और धर्म प्रचारक थे, उन्होंने भी कार्य किया और अफ्रीका में यूरोप के देश जो थे उनका मार्ग प्रशस्त किया। जैसे उदाहरण के रूप में फ्रांस के लेवी गेरी एक, जिसके विषय में गैम्बेटा ने कहा था कि उसकी ट्यूनीशिया में उपस्थिति फ्रांस के लिए एक सेना के समान थी। ये थे आर्थिक कारण। तीसरा है राजनीतिक कारण।
आर्थिक और धार्मिक कारणों के अतिरिक्त राजनीतिक कारणों की भी उपनिवेश विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में डेविड थॉमसन ने लिखा है कि आर्थिक कारणों के समान ही राजनीतिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। यूरोपीय देश नवीन सैनिक जो अड्डों की स्थापना के लिए नए नए उपनिवेश प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। इंग्लैंड तो उपनिवेश स्थापित करने भी इस दौड़ में सबसे आगे था ही। जर्मनी, फ्रांस और इटली भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी नीति के देश के लिए गौरवशाली समझा जाने लगा था। इस संबंध में डेविड थॉमसन ने लिखा का कथन है कि यूरोप के प्रमुख देशों में ऐसे कुछ राष्ट्रवादी राजनीतिक लेखक, विचारक, अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रचार किया। आत्मनिर्भरता की दृष्टि से उपनिवेशों का विस्तार की नीति को प्रबल प्रोत्साहन दिया और उसका प्रचार भी किया। इटली और जर्मनी जैसे देश जहां औद्योगिक विकास कम हुआ था, उन्होंने भी राजनीतिक कारणों से ही औपनिवेशिक विस्तार किया। ये था उपनिवेश अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशों की स्थापना। धन्यवाद।